Good morning to all of you in the class of BSc third year. इस कोरोना महामारी के वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी के लिए मजबूर हुए हैं। जैसा कि आपको पहले से हमने सिलेबस और जो बेसिक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के पहले हो सकता था फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से उसको नोट्स के रूप में तुमको मिल गया होगा, रिसीव कर लिया होगा आप लोग ने। आपके सामने सिलेबस है, पिछले ईयर्स की तरह 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 50% पोर्शन यूनिट 1 और यूनिट 2 के रूप में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हैं, और जो बाद की जो यूनिट्स हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक के बारे में हमने जो पेन से उसमें लिख दिया है वो वाली बुक आप परचेज कर लीजिए। जेपी अग्रवाल रिलेटिविस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रूप में है। हो सकता है उसने टाइटल चेंज करके मार्केट में लॉन्च कर दी हो, आप मार्केट जाके उसको परचेज कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक सिंपल पड़ेगी। तो आज हम लोगों को सामने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको शांत भाव से जो भी अब तक मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है उसको रियलाइज करना पड़ेगा। जहाँ तक सिलेबस की बात है, मैं पढ़ के आपको इसमें टॉपिक्स रिवाइज करता हूँ। पहला टॉपिक है यूनिट 1 में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। दूसरा टॉपिक है यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। देन माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट, postulates of special theory of relativity, Galilean transformation, Lorentz transformations, length contraction and time dilation with examples, velocity addition theorem, time-like, space-like and light-like intervals, causality, variation of mass with velocity, mass energy equivalence, particle with a zero rest mass। मैं सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बस जान लीजिए कि यूनिट 1 को ही हमें आज डिस्कस करना है, और रिलेटिविटी के बेस में क्या छिपा हुआ था कि एक रिलेटिविटी ब्रांच निकल के आई है। हालांकि रिलेटिविटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरी फॉर्म है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपके सिलेबस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है। आप बीएससी थर्ड ईयर में आ चुके हैं। आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल मैं ये मान के चलता हूँ ठीक है, आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए ठीक हैं। बीएससी पार्ट 1 में हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑलरेडी बताए थे। अभी जो हम डिस्कस करते चले जाएंगे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप अपने आप कर सकते हैं। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ये तो अपने आप ही
जो मेन टॉपिक्स हैं उनके डिस्कशन में आ जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो कल जो हमारा लेक्चर होगा उसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हम उसको स्टार्ट करेंगे और एक एक करके एक एक टॉपिक को बहुत समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आई थिंक दिस इज ऑल ओवर डिस्कशन related to the syllabus of Unit 1. अब मैं शुरू करना चाहूँगा जनरल डिस्कशन। तो एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम देना ही चाहेंगे। ये फिजिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी नाम से तो ये लगता है कि समथिंग रिलेटिव टू ईच अदर। इस यूनिवर्स में, इस फिजिकल वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं मोशन होती ही रहती है। चाहे आप यूनिवर्स के बारे में जानें तो सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, कंटिन्यूअसली दे आर रिवॉल्विंग। और प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। सन गैलेक्सी के सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। अर्थ अपने आप में रोटेट करती है। यहाँ जो भी फिजिकल अर्थ अपने आप मोशन में है, और ऑलरेडी हम बैठे होने के बाद भी अगर रेस्ट में हैं तो भी हम लोग मूव करते रहते हैं, बिकॉज अर्थ इज इन मोशन। मूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हम विस्तार से और क्या कहें, एवरीथिंग इज इन मोशन। यहाँ तक कि मैं जो आपको विजन में नहीं है आपके, जो मैटर है, मैटर का जो बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसके बहुत सारी संख्याओं, बहुत सारे नंबर में एटम्स, मॉलिक्यूल्स बनते हुए या एटॉमिक स्टेट में ही कंबाइन होने के बाद मैटर की जो 4 स्टेट्स हैं वो बनती हैं, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के रूप में और प्लाज्मा के रूप में। जो एटम है, एटम के बारे में आपने जाना है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर बारीकी से देखेंगे तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डेंस न्यूक्लियस होने के बाद भी जो न्यूक्लियॉन्स हैं, दैट इज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑल अदर फंडामेंटल और कंपाउंड पार्टिकल्स लाइक हेड्रॉन्स, mesons, hyperons, etc. They are always in motion. Nothing is at rest. तो जो टॉप साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें जो शुरुआती साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स में, मैकेनिक्स पे सबसे ज़्यादा काम किया है, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। वो थे सर आइजैक न्यूटन। ऐसे ही लॉज उन्होंने हम सबके सामने, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में आप जानते हैं, वो ऐसे ही नहीं रख दिए थे। उनकी समझ बहुत अच्छी थी इस नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन से रिलेटेड। न्यूटन
की जगह अगर आप होते और अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते, तो आप भी यही सोच रहे होते कि ये लेंथ क्या है, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, मास क्या है। वैसे तो आप रटते आए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द स्पेस इज लेंथ। टाइम इंटरवल के बारे में आप जानते हैं कि 2 इवेंट्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो टाइम इंटरवल कहलाता है। 1 सेकंड भी जो आप कहते हो वो भी एक टाइम इंटरवल होता है। 1/100 सेकंड भी बोलते हो तो वो एक टाइम इंटरवल ही होता है। हाँ, मास के बारे में जरूर आप रखते हैं कि जो मैटर बॉडी के अंदर होता है वही मास होता है। एक्चुअल मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज मास। तो स्पेस में ही सारी स्पेस तो इनफाइनाइट है, उसकी लिमिट ही नहीं है, और उसी स्पेस में ऑल द फिजिकल बॉडीज आर एकोमोडेटेड। फिजिकल बॉडीज उसी में समाई हो, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी बॉडीज क्यों ना हो, चाहे जिसको हम अर्थ बहुत बड़ा मान के चल रहे हैं, हम यूएसए जाना चाहते हैं, हमारी अर्थ ही है जो मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर के बजाय आधी सरकमफ्रेंस पार करके हमको जाना पड़ेगा बाई एरोप्लेन, उसमें भी टाइम लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन जब हम यूनिवर्स के रिलेटिव कंसीडर करते हैं तो एक पॉइंट से ज़्यादा बड़ी अर्थ नहीं होती है। अर्थ से बहुत बड़े बड़े साइज में, बहुत सारे स्पेस में आपको रात में स्टार्स दिखाई देते हैं, वो हेवनली बॉडीज ही हैं। स्पेस में न्यूट्रॉन स्टार्स भी हैं, ब्लैक होल्स भी हैं, ड्वार्फ्स भी हैं, बहुत प्रकार की बॉडीज हैं, उन पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपना हाथ यहाँ किए हुए हैं तो स्पेस में किए हुए हैं, हमने दूसरी जगह कर लिया है तो दूसरी जगह स्पेस में पहुँच गया। यानी स्पेस कहीं भी मोशन को होने के लिए फ्री छोड़ता है, आज़ादी देता है, और स्पेस में जगह है। ये हम अपना, ये स्पेस है, यहाँ पे एक कॉपी हम पकड़े हुए हैं, इसकी जगह पे हम ये फाइल पकड़ सकते हैं, यहाँ पे हम कोई और भी चीज़ रख सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी एकोमोडेटेड इन द स्पेस। बहुत सारी रिसर्च कंटिन्यूअसली होती चली गई। ये 300, 400, 500 साल में बहुत सारी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च हुई हैं। पहले कुछ भी नहीं जानते थे सब। न्यूटन ने जो सामान्य तरीके से मोशन होते हैं, मोशन के आप टाइप तो पहले जानते ही हैं कि लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, एनी मोशन इन ए प्लेन भी होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, हार्मोनिक मोशन होता है, और हम अपना जो सिंपल तरीके से पढ़ते रहते हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर उसमें हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा। उसके अलावा हमने वेव मोशन भी पढ़ी। वेव मोशन तो सिर्फ डिस्टरबेंस है, पार्टिकल्स उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहते हैं, मीडियम। ऑप्टिक्स में भी बहुत सारा काम हुआ, लाइट पे भी बहुत सारा वर्क हुआ। पहले लाइट को
रे की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब एक्सप्लेन हो जाते थे लाइट को रेज की तरह से मान लेने में। उसके बाद और जो फिनोमिनन हैं, जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये लाइट को रेज की तरह मान लेने पे काम नहीं चल रहा था। तो वेव थ्योरी आई, मैक्सवेल ने वेव थ्योरी दी, वेव कैरेक्टर बताया, और उससे ये इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पिछले साल ऑप्टिक्स में आप पढ़ चुके हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ा, और वो भी मैकेनिकल वेव्स नहीं हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेट करते हैं, यानी उनके मैग्नीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहते हैं। तो लाइट भी एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ आज भी बनी हुई है। लाइट के बारे में जो लोग कहते हैं हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, अभी भी लोग लाइट के बारे में, जो टॉप साइंटिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि लाइट के बारे में अभी हम बहुत कम जानते हैं। ये भी आप जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानने से भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो फिर उसको पार्टिकल की तरह माना गया, फोटोन से मिलके बना हुआ, फोटोन से उसका इंटरनल कंपोजिशन फोटोन्स कहा गया, मासलेस पार्टिकल है, बात सही है, लेकिन पार्टिकल कैरेक्टर शो किया गया, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ। तो बहुत सारी रहस्य हैं जिनको हम लोग को सुलझाना पड़ रहा है। साइंटिस्ट आर डूइंग द बेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो हम डिटेल में जाएंगे तो उसका अंत नहीं होगा। हमने जो नोट्स दिए हैं उसकी उन बातों को मैं थोड़ा सा उन्हीं पॉइंट्स पे चलूँगा तो ज़्यादा आसानी होगी। मैं आना चाहता हूँ इन नोट्स पे आने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसा कि पहले से आपने जान रखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक हाइपोथेटिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं, चूंकि फिजिकल जो डायमेंशन 3 डायमेंशन मानी गई हैं स्पेस की, हालांकि हम 4 डायमेंशंस मान के चलते हैं। स्पेस वाइज 3 डायमेंशन हैं जिनको हम लेंथ, विड्थ, हाइट भी कहते हैं, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं। तो जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमने इमेजिन कर लिया है, जिसके रिलेटिव किसी बॉडी या किन्हीं बॉडीज के मोशन को डिस्क्राइब किया जा सके, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो ऑब्जर्वर है उसको ओरिजिन पे हम एज्यूम करते हैं, और जो मोशन हो रही है उसको उसी के रिलेटिव हम लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, एक्स, वाई, जेड। अगर टाइम दिखाना चाहते हैं 4th डायमेंशन टाइम, तो एक्स, वाई, जेड और टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लोकेशन। इसको एक्स, वाई, जेड, टी को स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट कहलाता है। अगर ऑब्जर्वर मोशन में है
तो उसके साथ भी हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इमेजिनेशन कर सकते हैं और वो मूव करता हुआ एज डेस एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि आपका पहले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़े हैं, तो मैं उनके फिगर नहीं बना रहा हूँ। अगले वाले जो लेक्चर होगा उसको हम बोर्ड में पढ़ाते हुए आपको सब कुछ फिगर बना के समझाते हुए चलेंगे। जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए मैं सिंपली डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने का मौका मिल जाए। आप बुक परचेज कर लें हर हाल में, और जो भी हम नोट्स डालते हैं वो लिमिट नहीं है। इफ़ यू वांट टू नो बेटर देन यू हैव टू अरेंज द बुक रिलेटेड टू द सिलेबस। वैसे तो बहुत सारी और भी अच्छी बुक्स हैं। एक तो वैसे मेरे हिसाब से अगर आपको जैम वगैरह का एग्ज़ाम देना है तो आप एक आर्थर बाइजर की किताब आती है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसको परचेज कर लो। उसमें बहुत सारी जो सेकंड पेपर आपका है उसका सिलेबस बहुत सारा मिलेगा, फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस मिलेगा उसमें। हो सकता थर्ड पेपर का इंक्लूड हो, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे इंडियन ऑथर की भी एक मॉडर्न फिजिक्स की बुक है आर मरुगेसन, आप परचेज कर सकते हैं, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स भी हैं। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी बुक कंसल्ट करनी है वो मैंने बता दिया। रिलेटिविस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिजिक्स, जो भी टाइटल लिखा हो बाय जेपी अग्रवाल, उसको आपको परचेज करना। अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन मोशन। ये भी हम लोग बीएससी पार्ट 1 में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्योंकि मोशन है, अभी तक तो आपने यही पढ़ा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही उनको मोशन को डील किया जाता है। जो भी आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं एज पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करते हैं। 3 लॉज होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ फोर्स, F इक्वल टू ma भी आप कह देते हो उसको, यानी अगर उसकी स्टेट चेंज करी जाएगी तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ भी आप जानते हैं, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो जो सिलेबस में है वो यूनिवर्सलिटी ऑफ सेकंड लॉ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही डील करेंगे। इसमें बॉडी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में लेंगे और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में लेंगे, जिसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखी जाएगी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन कंसीडर किया जाता है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। हालांकि आप बीएससी पार्ट 1 में इसको पढ़ चुके हैं। तो जो सिलेबस में शुरुआत है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आप अपने आप स्वयं पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना होगा। लेकिन जो बहुत गहरी चीज़ें हैं जो मोस्टली बुक्स में डिस्कस नहीं की जाती हैं, बच्चे भी इग्नोर करते हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में लोगों का सब्जेक्ट मजबूत नहीं हो पाता। उस लेवल पे जो बेसिक होता है, पीछे जो एक्सप्रेशंस हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उनको सीधे सीधे रट लेना किसी सब्जेक्ट को सीखना नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सबसे पहले निश्चित रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही फॉर्मुलेट करी थी। जो एज पर नोट्स अब मैं डिस्कस करने लगा हूं, जो नोट्स में हमने ज़रूरी समझा था बेसिक बताने के लिए, जो आपको हमने दिया है, उसको मैं उन्हीं पॉइंट्स को अब डिस्कस करके फिनिश करूंगा। इसके पहले जो लॉरेंज काम कर रहे थे स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे,
उस लॉरेंज के काम के आधार पर ही उनको प्रेरणा मिली थी और तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉर्मुलेट करा। ये लॉरेंज के बारे में, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हम इसको अभी डिटेल में नहीं जाते। जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर करते जाएंगे एक एक बात आपको समझ में आती चली जाएगी। बस इतना जान लीजिए कि लॉरेंज का जो वर्क था उससे के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सबसे पहले फॉर्मुलेट करा था। जो मैथमेटिकल बेसिस मिन्कोव्स्की ने दिया था, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसको भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया था। हमने 2 पॉइंट्स जो जरूरी थे उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहला पॉइंट है, द टर्म रिलेटिविटी इज अप्लाइड टू इट बिकॉज द प्राइमरी क्वांटिटीज, हमने आपसे पहले ही बोला, स्पेस, टाइम और मास प्राइमरी क्वांटिटीज कहलाती हैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। द टर्म रिलेटिविटी इज अप्लाइड टू इट बिकॉज द प्राइमरी क्वांटिटीज सच एज स्पेस, टाइम एंड मास आर शोन टू बी रिलेटिव। स्पेस, टाइम और मास को तीनों को रिलेटिव दिखाया जाएगा, इसलिए जो टर्म है वो रिलेटिविटी अप्लाई किया गया। न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन ने सबसे पहले ये कहा था कि स्पेस, टाइम एंड मास एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट को हिंदी में परम कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में हम लोग ईश्वर को परम कहते हैं। वही अटल है, वही इमोवेबल है, वही रेस्ट में है। ईश्वर के अलावा सारी चीजें गतिमान हैं। न्यूटन ने स्पेस, टाइम और मास तीनों को एब्सोल्यूट माना था और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। ये आप देखेंगे आगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस में आप लेंथ में वेरिएशन देखेंगे, टाइम में भी वेरिएशन देखेंगे और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने मास वेरिएशन फॉर्मूला भी डिराइव करके सामने रखा था, जिसका डेरिवेशन हम लोग करके देखेंगे। बहुत आसान है, एक एक टॉपिक आसान है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने में। तो जो न्यूटन स्पेस, टाइम और मास को एब्सोल्यूट मान के चल रहे थे वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये साबित करेगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर हमने लिखा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी स्पेस, टाइम एंड मास माइट बी रिगार्डेड टू नो एट इट्स बेस्ट। हम थ्योरी को जानने से पहले लेंथ, टाइम और मास को तो पहले अच्छे से जान लें, तब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम अप्लाई करेंगे। अगर वो एब्सोल्यूट है तो क्यों है, जैसा कि आइजैक न्यूटन ने कहा था, सर आइजैक न्यूटन ने। मैं ये नहीं कहता कि सर आइजैक न्यूटन कम सम्माननीय है। जब आइंस्टीन नहीं थे तब जो भी न्यूटन ने उस लेवल पे प्रस्तुत किया था वो हाईएस्ट था, बहुत ही सम्माननीय है। एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं कि एटम का जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल है गलत है, लेकिन उन्होंने कुछ दिया था, उसी में गलती ढूंढते हुए फिर बोर ने मॉडल दिया। अब बोर मॉडल में भी गलती आ गई तो समरफील्ड ने उसमें करेक्शन किया, फिर उनमें भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, एक वेक्टर एटम मॉडल आ गया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी है जिसको आपके सिलेबस में नहीं है। तो डाल्टन को सम्मान देना हम लोगों ने बंद नहीं किया है। गलत से ही सही रास्ते पे आते हैं। व्यू मिलता है और व्यू के आगे व्यू मिलता है। अगर आइंस्टीन का व्यू नहीं होता तो न्यूटन का व्यू नहीं होता तो आइंस्टीन का व्यू कैसे आता।
तो स्पेस के बारे में, स्पेस टाइम और मास के बारे में ही हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है, और एक मीडियम ईथर के बारे में डिस्कस करना है, और ये हम लेक्चर फिनिश करेंगे। स्पेस में हमने जो लिख के दिया है, स्पेस को ब्रैकेट में हमने लिखा है एक्सटेंशन, फैलाव। जो फैलाव इनफाइनाइट तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसी को स्पेस मानते हैं। स्पेस को रियलाइज करना है। शब्द तो उसको, उस फैक्ट को बताने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेस का मतलब जब शब्द बोल दिया जाता है तो लोगों को समझ में आता है कि आपके किस बारे में बात कही जा रही है। तो विद द मेजरमेंट ऑफ स्पेस रिड्यूसेस द स्टडी ऑफ स्पेस टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। स्पेस को तो हम लोग कम बात करते हैं, हम लेंथ के मेजरमेंट की बात करते हैं। स्पेस को हम नापने की बात कर सकते हैं। जब छोटा स्पेस होता है तो छोटी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर पता चला हम मीटर्स में नापने लगते हैं, कब किलोमीटर्स में नापने लगते हैं। जब बहुत छोटी आती है, न्यूक्लियर के साइज को नापने के लिए हम फर्मी यूज करने लगते हैं। एटम के साइज को करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूज करने लगते हैं। बहुत सारी डिस्टेंसेस को नापने के लिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप जितनी भी एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च वर्क होती है, आप सुनते हैं कि आगे वहाँ पे इतनी दूर ये चीज़ खोजी गई है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 100 लाइट ईयर्स है, या 200 लाइट ईयर्स है, वगैरह वगैरह। तो डिस्टेंस या लेंथ नापने से मतलब है स्पेस का। तो विद द मेजरमेंट ऑफ स्पेस मीन्स या रिड्यूसेस द स्टडी ऑफ स्पेस टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ब्रैकेट में हमने लिख दिया है लेंथ को, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन स्पेस। फिर हमने इसमें 2 बातें जो बेसिक के रूप में हैं वो हमने नीचे डिस्कस करी हैं। एज पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, स्पेस इज अंडरस्टूड एज एब्सोल्यूट बाय इट्स वेरी नेचर, remaining the same and immobile without relation to anything external। उन्होंने कहा कि स्पेस चाहे वो खाली जगह, खाली जो होता है, ओपन, कमरा खाली है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड की वस्तुओं को हटा दिया जाए। सारे चीजें, जैसे कि आपका सूर्य भी गायब हो जाए, पृथ्वी भी गायब हो जाए, सारे स्टार्स भी गायब हो जाएं। इनकी बड़ी बात हम इसलिए कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग भी गायब हो जाएंगे, कुछ भी न रहे मैटर, लेकिन स्पेस फिर भी रहेगा, ऐसा न्यूटन मानते थे और ठीक लगता है ये सुनने में। उन्होंने कहा कि अगर बॉडीज हैं तो बॉडी मूव करती हैं, स्पेस मूव नहीं करता, स्पेस इज इमोबाइल, इसीलिए उन्होंने एब्सोल्यूट कहा था। अब इस पॉइंट को फिर दोबारा पढ़ते हैं। एज पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पेस इज अंडरस्टूड एज एब्सोल्यूट, इसीलिए उन्होंने एब्सोल्यूट कहा था, बाय इट्स वेरी नेचर रिमेनिंग द सेम एंड इमोबाइल विदाउट रिलेशन टू एनीथिंग एक्सटर्नल। किसी एक्सटर्नल से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका काम है सारी बॉडीज को, सारे मैटर को जगह देना, उसको एकोमोडेशन देना। इन्होंने कहा कि ये जो नोशन है एब्सोल्यूट स्पेस का, इससे 2 रिजल्ट सामने आते हैं। द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस लेड टू 2 यूजफुल रिजल्ट्स। पहला, ए फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय विच द मोशन और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स कैन बी डिटरमाइंड। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, तो जैसा कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस ले लेते हैं, आप पढ़ चुके हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो आप अपना स्टडी का तरीका होता है, वहां कोई बॉडी थोड़ी होती है, एक लाइनें खींच के आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं, पॉइंट को आप बॉडी बता देते हैं, ऑब्जेक्ट बता देते हैं, पार्टिकल बता देते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय विच द मोशन, चाहे मोशन हो या पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स कैन बी डिटरमाइंड, किसी की पोजीशन डिटरमाइन की जा सकती है, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, द कॉन्स्टेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अगर कोई बॉडी है, उसका कोई ना कोई रूप होगा, सिलिंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबिकल हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है।
तो कॉन्स्टेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन और स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। दो चीजें होती हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक ऑब्जर्वर, दूसरा बॉडी। बॉडी मोशन में है, मोशन को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वर चाहिए होता। ऑब्जर्वर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कंसीडर किया जाता है। तो इन्होंने कहा चाहे वो रेस्ट में हो बॉडी, यानी कोई बॉडी है अगर वो सिलिंड्रिकल शेप में है, रेस्ट में है तब भी सिलिंड्रिकल है, जब वो मोशन में आई तब भी सिलिंड्रिकल रहेगी। ये बात एब्सोल्यूट स्पेस के फेवर में न्यूटन ने बोली थी। द कॉन्स्टेंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन और स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जर्वर। तो न्यूटन ने एब्सोल्यूट किस आधार पे बोला? इन्हीं दो पॉइंट्स के आधार पे बोला। एक तो उन्होंने कहा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके आधार पे हम पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिवर्स में हम बता सकते हैं, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में। वी कैन लोकेट और स्टडी। दूसरा इन्होंने कहा कि बॉडी स्पेस में चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसका शेप साइज कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा न्यूटन ने कहा था। तो स्पेस के बारे में आपने समझा। इसको एब्सोल्यूट जो पक्ष है जो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, उस पर थोड़ा सा बहुत रिलैक्स मूड में इसको एज्यूम करके रियलाइज करके पढ़ने की कोशिश करना। जो हम बोल रहे हैं तुरंत आप पकड़ लेंगे ये जरूरी नहीं है। यू हैव टू इमेजिन yourself as well, then you will understand the points put before you by Sir Isaac Newton. इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा अभी तक सुनने में, और बिना गलत मानते हुए आप आगे बढ़िए। जो आगे वाले जो रिसर्चर्स आए हैं उन्होंने इसको और बारीकी से समझा, समझने की कोशिश की। बहुत से लोग ओके करते चले गए, लेकिन जबरदस्ती किसी का पर्पस नहीं होता कि इनकी थ्योरी को गलत किया जाए। लेकिन बहुत सारे जो घटनाक्रम आते हैं, बहुत सारे फिनोमेनन आ जाते हैं, वो हर जगह अप्लाई करते हुए जब चलते हैं तो कोई ना कोई चीज कटने लगती है। अब आते हैं हम लोग टाइम पे। पहले टाइम को बेसिक रूप से समझें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम इज एब्सोल्यूट बाय इट्स वेरी नेचर। जैसा हमने पहले लिखा था बाय इट्स वेरी नेचर स्पेस के बारे में, अब ये टाइम के बारे में लिखे। बाय इट्स वेरी नेचर फ्लोइंग यूनिफॉर्मली विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग एक्सटर्नल। इन्होंने कहा टाइम ऐसा है वो किसी पे निर्भर नहीं करता, टाइम पे सब कुछ निर्भर करता है। हर चीज हो रही है विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, एक्सटर्नल घटनाओं से टाइम का कोई लेना देना नहीं। टाइम इज रेफरेंस। जब हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं टाइम के रिलेटिव ही स्टडी करते हैं, उसका वो मोशन हो रहा है, टाइम किस रेट्स में हो रहा है, यही सब हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम इज एब्सोल्यूट बाय इट्स वेरी नेचर। जो नेचर बताया कि ये यूनिफॉर्मली रहता है, किसी एक्सटर्नल से प्रभावित नहीं होता है। इसका दिस इम्प्लाइज का मतलब इन्होंने कहा है the interval of time between two events has the same value for all observers whatever be their position or motion। माने कोई दो घटनाक्रम के बीच में हमने टाइम इंटरवल जो नोट किया है वो रेस्ट की स्थिति में बॉडी के करा है या फिर वो मूव करते हुए उसकी स्थितियों को हमने रिकॉर्ड किया है, दोनों में कोई फर्क नहीं आता। ऐसा न्यूटन ने बताया था दैट इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स हैज द सेम वैल्यू। माने रुकी है 1 घंटा तब भी बीतेगा, वो चलती रही तब भी 1 घंटा ही बीतेगा, 1 घंटा तब भी टाइम इंटरवल नोट होगा, 1 घंटा बाद में भी होगा। यही आपको भी अभी इस लेवल पे समझ में आ रहा होगा।
हमको तो अब दूसरी बातें भी दिमाग में है, लेकिन जब सिलेबस में एक एक टॉपिक को आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा, जो हम उसके आगे समझ चुके हैं, लेकिन आज की डेट में अभी वो चीज़ डिस्कस नहीं की जा सकती है। तो ऐसा न्यूटन ने कहा था, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स व्हाटएवर बी देयर पोजीशन और मोशन। दूसरी बात इन्होंने कहा, इफ टू इवेंट्स साइमल्टेनियस फॉर एन ऑब्जर्वर, कोई दो घटनाएं हैं, दो इवेंट्स हैं किसी ऑब्जर्वर के लिए, दे आर साइमल्टेनियस फॉर ऑल। एक ऑब्जर्वर के लिए अगर दो इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं तो उन्होंने कहा दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी वैसी ही दिखेंगी, माने जैसा हम देख रहे हैं वैसा दूसरा ऑब्जर्वर देखेगा, वैसे ही तीसरा ऑब्जर्वर देखेगा, वैसे ही चौथा ऑब्जर्वर देखेगा। यानी उनका मतलब अगर हम सादा सरल भाषा में कहें तो सत्य एक होता है, चाहे वो किसी भी नजर से देखा जाए। ऐसा न्यूटन का इस टाइम से रिलेटेड फैक्ट पे कहना था। चाहे वो रेस्ट में रह के ऑब्जर्वर उन इवेंट्स को देख रहा हो, चाहे मोशन में रह के देख रहा हो, चाहे दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा हो, चाहे तीसरा ऑब्जर्वर देख रहा हो, ऑब्जर्वर भी चाहे रेस्ट में होके देख रहा हो, चाहे मूव करते हुए देख रहा हो, इसी को साइमल्टेनिटी कहा जाता है। इन्होंने कहा ये साइमल्टेनिटी ही एब्सोल्यूट है। उनके टाइम तक बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारी जो है लाइट में रिसर्चेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रिसर्चेज नहीं हुई थी, तब तक उनका यही मानना था। एवरीवन वाज कन्विंस्ड विद दी थॉट्स और फाइंडिंग्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन। तो एब्सोल्यूटनेस पे हमने स्पेस के बारे में बात कर ली है, टाइम के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग न्यूटन के ही आधार पर अभी भी चल रहे हैं। अभी रिलेटिविटी का भी बहुत बड़ा भाव नहीं आया है, मास पे आते हैं। एज पर न्यूटनियन मैकेनिक्स द मास ऑफ बॉडी इज एब्सोल्यूट। हमने ब्रैकेट में लिख दिया है द एक्चुअल मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो एज पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स द मास ऑफ ए बॉडी इज एब्सोल्यूट एंड कांस्टेंट। ये कभी बदलेगा नहीं। न्यूटन के समय तक सभी लोग इस बात से सहमत थे, न्यूटन ने स्वयं प्रस्तुत किया था और सभी लोग उससे सहमत थे। इज एब्सोल्यूट एंड कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी और द ऑब्जर्वर। दो ही चीजें मूव करते हैं, या तो ऑब्जर्वर मूव करता है या बॉडी मूव करती है। तो न्यूटन ने मास के बारे में, इस मास को एब्सोल्यूट इसलिए माना, इन्होंने कहा कि मास कभी बदलेगा ही नहीं, जो है वही रहेगा। चाहे बॉडी मूव करे, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे, ये कांस्टेंट रहना है, इसलिए मास भी एब्सोल्यूट है। टाइम इंटरवल को उन्होंने कांस्टेंट माना, लेंथ को, स्पेस का मेजरमेंट, स्पेस के बारे में तो हम रियलाइज ही कर सकते हैं, स्पेस का मेजरमेंट है वो लेंथ वाइज होता है। लेंथ को भी उन्होंने मतलब सोर्स, ऑब्जेक्ट और किसी ऑब्जर्वर के मोशन से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और ये तब उनको समझ में आया था कि ना तो ये चेंज लेंथ होगी, ना टाइम होगा, ना मास होगा। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग, हाउएवर आइंस्टीन्स थ्योरी रिजेक्ट्स दिस एब्सोल्यूट नेचर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज स्पेस टाइम एंड मास। अब हम लोग आइंस्टीन पर पहुंच रहे हैं। However, Einstein's theory rejects this absolute nature of the fundamental quantities, space, time and mass. रिजेक्शन तो हम लोग बहुत बाद में धीमे धीमे जब एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, उसको देखते चलेंगे। एक सबसे जो जरूरी है पॉइंट वो ये है कि हम ईथर के बारे में जानें। ETHER, ईथर। ये ईथर केमिस्ट्री वाला नहीं, ये हाइपोथेटिकल इन्होंने मीडियम मान लिया। इन्होंने नहीं, जो साइंटिस्ट बाद में काम करने आए हैं
उन्होंने माना। पहले तो हम लोग जो लिखा हुआ हमने दिया उसको पढ़ ले, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। फॉर द वेव नेचर ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ईथर की हाइपोथेसिस लाइट के वेव नेचर आने के बाद ही हुई है, उसके पहले ईथर की हाइपोथेसिस नहीं थी। तो फॉर द वेव नेचर ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ब्रैकेट में हमने लिख दिया लाइट मीन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म गिवन बाय मैक्सवेल। The for the wave nature of the propagation of light demanded the assumption of ether. इन्होंने कहा स्पेस है, स्पेस में ये जो हमने मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में एज्यूम करते हैं, इसके बियॉन्ड बिना मैटर का ये लोगों ने एज्यूम किया है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में मैटर होता है, इसके अलावा जो मैटर का बना हुआ नहीं है, उसकी एजम्पशन की और उसको नाम ईथर दिया। वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वेव जो है यानी लाइट है वो बिना मीडियम के यहां तक पहुंच जा रही थी, इसलिए विदाउट मैटर एक मीडियम की हाइपोथेसिस की गई थी। पॉइंट को समझिए आप। अभी तक जो हम मैकेनिकल वेव, साउंड वगैरह सब समझते आए थे, ये सब मैकेनिकल वेव्स थी, और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम जो है मैटर का बना हुआ होता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, चाहे प्लाज्मा फॉर्म में हो। लाइट के बारे में पहले हम जानते ही नहीं थे कि क्या है, हम रेज मान लेते थे, आ गई, चली गई। जब वेव नेचर आया, वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आया, तो इन्होंने कहा ये वेव कैसी आ गई, तो मीडियम होना चाहिए। अब वो मीडियम ना वहां सॉलिड फॉर्म में है, ना लिक्विड फॉर्म में, मैटर तो नहीं है, तो इन्होंने कहा विदाउट मैटर देयर इज ए मीडियम मे बी नेम्ड एज ईथर। ये ईथर की हाइपोथेसिस है। और उन्होंने कहा कि पूरे स्पेस को यूनिफॉर्मली ईथर ने कवर करा है, ईथर के बाद मैटर का नंबर आता है। तो फॉर द वेव नेचर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ब्रैकेट में हमने बताया लाइट को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म गिवन बाय मैक्सवेल। और अब दोबारा पढ़ता हूं ब्रैकेट वाला छुपाते हुए। फॉर द वेव नेचर ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट डिमांडेड द assumption ऑफ ईथर which filled uniformly all space into which all matter is penetrated. इन्होंने कहा स्पेस में एक मीडियम ईथर है, और ईथर मीडियम में ही सारा मैटर पेनिट्रेट किया हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट हमने आपके सामने रखा है, लाइट एंड ऑल हेवनली बॉडीज, लाइट जो कि मासलेस है लेकिन दूसरे मैटर की बनी हुई हेवनली बॉडीज हैं, वर एज्यूम टू मूव फ्रीली थ्रू ईथर। ये जब ईथर की हाइपोथेसिस हो गई तो लोगों ने कहा है कैसा, इन्होंने कहा चाहे वो लाइट चले, चाहे हेवनली बॉडीज चले, चाहे कोई बॉडी चले, इन्होंने कहा फ्रीली मूव करती हैं और ईथर उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। लेकिन वो है तो है, इसका एजम्पशन किया टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक कॉमन पजलिंग क्वेश्चन फिर आ गया। दो लोग सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा है तो ये क्या होता है कि अब बॉडी अगर साथ में चल रही है, बॉडी जा रही है, तो क्या उस ईथर पे कोई डिस्टरबेंस आता है कि नहीं आता है, वो मूव करता है या वो रेस्ट में रहता है, वो एब्सोल्यूट है। मैं अभी तक आइंस्टीन के सामने, न्यूटन के सामने तीन बातें एब्सोल्यूट कहने को थी, एक लेंथ, स्पेस, दूसरा टाइम, तीसरा मास। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिमांड हुई कि मीडियम, मैटर के मीडियम के अलावा और खाली स्पेस के अलावा, वैक्यूम के अलावा, वैक्यूम के अंदर भी एक कोई मीडियम नाम दिया जाना चाहिए जिसके रिलेटिव हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकें। ये
तो अब ये क्वेश्चन जो है इसी से हम आज का समराइज करेंगे. ए कॉमन पजलिंग क्वेश्चन अरोज, व्हाट हैपेंस टू द ईथर व्हेन फिजिकल बॉडीज मूव इन इट. इन्होंने कहा फिजिकल बॉडीज जब इसके अंदर चलती हैं तो ईथर के साथ क्या होता है. दो सिचुएशन हमने लिखी है. सिचुएशन 1, इफ द मटेरियल बॉडी इज मूविंग इन स्पेस फिल्ड विद ईथर, यानी बॉडीज जो कि ईथर स्पेस जो है ईथर से भरा हुआ है उसमें मटेरियल बॉडीज चलती हैं, कैरीड ऑल अलोंग विद देम द ईथर. इन्होंने कहा उसके साथ ईथर भी चल देता हो सकता है. एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मूविंग बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑप्टिकल फिनोमेनन. यानी बहुत लोगों के जो रिसर्चर्स हैं उनका समूह था, वो इन्होंने कहा कि हम ऑप्टिकल फिनोमेनन का मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है, आगे आप जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो इसी ऑप्टिकल फिनोमेनन से, इसी रिलेटिव मोशन ईथर के बारे में जानने के लिए किया गया था. तो इन्होंने कहा इफ द मटेरियल बॉडी इज मूविंग इन स्पेस फिल्ड विद ईथर कैरीड अलोंग देम द ईथर, एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मूविंग बॉडीज, जो एब्सोल्यूट मोशन होती है मूविंग बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑप्टिकल फिनोमेनन. उन्होंने कहा कि उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि उसके साथ चलेगी, तो भाई उसको डिटेक्ट हम कैसे करेंगे. लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, बॉडीज होती हैं, लेकिन ईथर को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ईथर के मोशन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये लोगों का मत आया. दूसरा मत भी सुन लीजिए. मटेरियल बॉडीज मूव्ड इन स्पेस व्हाइल द ईथर रिमेन्ड स्टेशनरी. साफ बहुत सारे लोगों का मानना, यहाँ तक कि ये जो है लॉरेंज का भी यही मानना था. मटेरियल बॉडीज मूव्ड इन स्पेस व्हाइल द ईथर रिमेन्ड स्टेशनरी or perfectly at rest. There will be relative motion between the two. मानी बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, ईथर के साथ कोई रिलेटिव मोशन की बात नहीं करी जानी चाहिए, बिकॉज इट इज स्टेशनरी और परफेक्टली एट रेस्ट. कुछ लोगों ने ईथर मानना ठीक है, मान लिया, लेकिन ईथर का जो एग्जिस्टेंस है वो किस रूप में है. जब बॉडीज उसके अंदर मूव करती हैं तो क्या ईथर भी उसके साथ चलने लगता है क्या. कुछ लोगों ने कहा चल सकता है, चलता होना चाहिए, कुछ इंटरेक्शन होता होगा बॉडीज के साथ, लेकिन ऑप्टिकल फिनोमेनन से ये चल सकता है ये मान लिया. साथ साथ उन लोगों ने ये भी ये माना, जिसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्यों माना इसके डिटेल डिस्कशन में भी जाया जा सकता है, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, मत को सामने आपको बेसिक के रूप में सामने रख रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्टिकल फिनोमेनन से डिटेक्ट नहीं हो सकता है. दूसरी सिचुएशन थी कि मटेरियल बॉडीज मूव्ड इन स्पेस व्हाइल द ईथर रिमेन्ड स्टेशनरी और परफेक्टली एट रेस्ट, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सो दैट देयर वुड बी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. इन्होंने कहा कि लाइट की वेलोसिटी में फिर चेंज आ जाएगा रिलेटिव टू द मटेरियल बॉडीज, रिलेटिव बॉडीज के जो है मटेरियल बॉडीज के रिलेटिव कुछ रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा. द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मूविंग बॉडीज कुड बी डिटेक्टेड बाय ऑप्टिकल फिनोमेनन. तो जो मूविंग बॉडीज की जो रिलेटिव मोशन है वो ऑप्टिकल फिनोमेनन से डिटेक्ट किया जा सकता है. ऐसा दूसरी सिचुएशन है. तो आपको मैं दोबारा समराइज कर दूं कि आपको स्पेस, टाइम और मास अपनी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए एकांत में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ठीक से स्वतः पढ़ लेना है. दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. इनर्शियल जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं, खासकर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट और सेकंड लॉ. क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ कहलाता है, इसलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है. नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फेल हो जाता है या सेकंड लॉ फेल हो जाता है, तो सही से लागू नहीं होता. यानी एक्सेलरेटेड जो
मोशन होता है, जिसमें त्वरण होता है, वहाँ पर फेल हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, यू कैन स्टडी योर सेल्फ। हालांकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसको आपको खुद पढ़ना है। और दूसरा जो कॉन्स्टेंसी है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ये भी आप अपने आप पढ़ लेंगे। रिलेटिविटी की जो शुरुआत है या प्रस्तुति है या उसका फॉर्मुलेशन है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। कब किया था ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तक ये सब कुछ नहीं था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से स्पेस, टाइम और मास ये सब एब्सोल्यूट माना जाता था। लाइट तब भी थी, लेकिन लाइट के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी थी कि ये रेज के रूप में ट्रेवल करती है। दो घटनाक्रम सामने थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो भी एक्सप्लेन हो जाते थे। जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेनन सामने आए तो बिना वेव नेचर को माने हुए, आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, तो आप ये जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में माना गया। तो एक मीडियम की हाइपोथेसिस करनी बहुत ज़रूरी थी। उसके ट्रैवल को कैसे ट्रैवल कर जाती है वैक्यूम में, जहाँ पे मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए एक मीडियम को प्रपोज करना ज़रूरी हो गया था, उसकी डिमांड थी। तो उसी प्रोसेस में बिना मटेरियल का बना हुआ मीडियम ईथर प्रपोज किया गया। फिर प्रपोज करने पे दो बातें आई कि जब बॉडीज मूव करती हैं, लाइट मूव करती है, तो उस ईथर का क्या होता है। क्या ईथर जो है एब्सोल्यूट है, यानी कि परफेक्टली रेस्ट में रहता है, ये बात सामने आई थी। दो बात, पहला मत ये था कि नहीं, उसके साथ मूव कर जाता है। इस मत के लोग थे, उनका मूव कर गया तो हम इसके रिलेटिव मोशन को, बॉडीज के या लाइट के रिलेटिव मोशन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। हम ऑप्टिकली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे लोगों ने माना कि नहीं, वो एब्सोल्यूट रहता है, रेस्ट में रहता है, बॉडीज ही आपस में रिलेटिव मोशन में रहती हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए। और जो दूसरे टर्म पे हम सीधे से माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट क्या है? वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था वही है, लेकिन हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स को समराइज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बीएससी थर्ड ईयर में आने के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप अच्छे से समझ के मैक्सिमम से मैक्सिमम इस साल मार्क्स लाएं और पढ़ना शुरू करें अच्छे से। और ओपनिंग जो बैट्समैन का रोल होता है फास्ट रन बनाने का, तो उसी तरीके से आप बहुत मजबूती के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ अभी से अपनी स्टडीज स्टार्ट कर लें और आप अपना करियर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।